सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अभी क्या फील कर रहे हैं आप एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट तो काफ़ी पॉजिटिव फील करता हूँ। काफ़ी चीज़ें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही हैं जिससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। वेदर हम इकोनॉमी को देखें, मार्केट्स को देखें, या हमारे मतलब सेल्फिशली अपने खुद के बिज़नेस को देखें, तब भी इन एवरी वे थिंग्स आर लुकिंग अप। सो एटीट्यूड एंड माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव है अभी। आप सेटिस्फाइड हो जो भी आप कर रहे हो? वेल, सेटिस्फैक्शन एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म होता है, ठीक है। जो सामने से कोई आउटसाइडर हमको देखेगा, बोलेगा दे मस्ट बी वेरी सेटिस्फाइड, बट हम लोग क्या फील कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। तो बिज़नेस में मेरे पापा कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन इज़ अ वेरी बैड टर्म। आप कभी बिज़नेस में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। हमें हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचना है, हमें हमेशा ये सोचना है कि नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट एम आई हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। थोड़ा सा प्रीफेस जाते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं, और क्योंकि आप शेफ़ हैं, और ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि बचपन कैसा था? आप बचपन से ही इस चीज़ में थे कि आपको बचपन से ही कुकिंग का शौक़ है, या कुछ ऐसा इंस्टेंस या कुछ भी ऐसा हुआ जो आपको इस तरफ लेके आया? तो बचपन कैसा था? नोटोरियस या कैसा? वेल, मेरा बचपन कैसा था ये मेरे पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जो मुझे याद है बचपन का वो ये है कि मैं बहुत क्यूरियस था। आई लव्ड टू नो अबाउट थिंग्स। वो क्यूरियोसिटी अभी भी है मेरे पास। आप जबलपुर बॉर्न ही है या यही बर्थ प्लेस है आपकी? हाँ जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर हूँ। मैंने 12th स्टैंडर्ड तक यहीं रहा हूँ, उसके बाद कॉलेज गया मुंबई में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ ऐसा शैतानी वाला कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत सारे हैं। मतलब हम बॉय स्कूल वाले हैं, तो बॉय स्कूल में शैतानी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा याद जो आपके लिए बहुत ही मतलब फ़नी हो? बहुत है। मतलब एक हमारी इंग्लिश टीचर थी, 10th स्टैंडर्ड की बात है, और मेरा एक दोस्त था। हम लोग मैं उस इंग्लिश टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ही वो कोई टीचर एब्सेंट था, तो वो आ गए एडजस्ट करने के लिए, और हम लोग पीछे बैठ कर उनका मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, अपने अपने में। मतलब ऐसे अलाउड नहीं थे। मेरे दोस्त ने कुछ बोला जिससे मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई, मतलब ख़तरनाक वाली हंसी, मतलब ठहाके वाली हंसी आ गई। और फिर बिफोर मुझे रियलाइज़ होता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या मतलब क्लास में बैठा हूँ, मैम ने मेरे को देख लिया। और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरे दोस्त को खूब मारा। जब मैम वापस मारपीट करके चली गई, उसके बाद मेरा दोस्त उनको गरिया रहा था, क्योंकि अरे ऐसा है वैसा है वैसा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई थोड़ी रिस्पेक्ट कर, डबल MA है उनका इंग्लिश में, थोड़ी रिस्पेक्ट कर। तो बोलता है कि हाँ साला, एक बार मैं तो पास हुई नहीं होंगी। और वो थोड़ा ज़ोर से बोल दिया, तो फिर हम लोग को क्लास से बाहर निकाल दिया। और हम लोग इतनी ज़ोर से हंस रहे थे, मतलब इतनी ज़ोर से हंस रहे थे, भाई आंखें बंद हो गई। हम लोग टटोल टटोल के क्लास के बाहर निकले हैं। सो हाँ, काफ़ी शैतानी तो काफ़ी करी है, बट मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में फोकस करता था। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो म्यूज़िक, कुकिंग, इसी सब में मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। सो जबलपुर से बाहर की जर्नी कैसी थी? आप बाहर क्यों गए? जो मुझे करना था होटल मैनेजमेंट, उसका जबलपुर में कोई स्कोप नहीं था, ना करने का ना प्रैक्टिस करने का। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, ठीक है। जब मैंने 12th पास किया था, मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था कि कौन से अच्छे कॉलेजेस इंडिया में जहाँ जाना सही रहेगा। 3 कॉलेजेस समझ में आए थे जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस भी थे, बट वो हमारी अफोर्डेबिलिटी के बाहर थे। ये समझ में आया कि IHM मुंबई इज़ अ ग्रेट कॉलेज। इट इज़ द फर्स्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन एशिया। तो इट इज़ कॉल्ड द पायनियर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन इन एशिया। वही मतलब इट वॉज ऑलवेज फॉर द, उस टाइम पे पिछले 5 साल की अगर हम रैंकिंग्स निकालें तो वो टॉप कर रहा था। फिर वही गोल हो गया कि IHM मुंबई पहुँचना है किसी तरह। तो जो हमारा होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा बहुत JEE पैटर्न का ही होता है। इनफैक्ट इट इज़ कॉल्ड NCHM JEE, ओके, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे। वही अपना OMR के शेडिंग करो बढ़िया बैठ के। हाँ, एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट अ डिसेंट इनफ रैंक। तो फिर मेरा मतलब डिस्पाइट बीइंग जनरल एंड एवरीथिंग हमारा हो गया IHM मुंबई में। एंड बस फिर 3 साल मैं IHM मुंबई में था, ग्रेजुएशन किया। उसमें से एक मुझे इंटर्नशिप का मौका मिला JW मैरियट में, विच इज़ क्वाइट फ्रैंकली द बेस्ट 4 months ऑफ माई लाइफ। होटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि इंटर्नशिप मेक्स और ब्रेक्स यू। इंटर्नशिप में आपको समझ में आता है कि आपको ये करियर परस्यू करना है कि नहीं करना है। मैं इतना फर्म डेडिकेटेड हो गया था उस करियर के प्रति इंटर्नशिप के बाद कि मुझे और कुछ करना ही नहीं था। देयर वाज नो बैकअप, यही सब था। फिर ग्रेजुएशन करके मेरा कैंपस प्लेसमेंट इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप में हुआ,
and I was placed at Crown Plaza in Ahmedabad, which is sort of upmarket commercial hotel chain. तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला. वहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया, जहाँ पे मुझे ओवरऑल एक होटल ऑपरेशन का बेसिक आइडिया मिला. एंड फिर मेरा स्पेशलाइजेशन कॉन्टिनेंटल किचन में हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंटल किचन में बहुत सारे ऐसे क्यूजीन हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कॉन्टिनेंटल किचन चुना, और फिर बहुत जल्दी मुझे वहाँ के इटालियन रेस्टोरेंट को हेड करने का भी मौका मिला. आई वॉज द यंगेस्ट एट 22 टू हेड अ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट इन IHG. जब आप तैयारी कर रहे थे उस एग्ज़ाम की, क्योंकि आपने अपना गोल सेट कर लिया था कि मुझे IHM मुंबई तो जाना ही है, एनी हाउ जाना है, तो वो जो तैयारी थी वो आपने जबलपुर से की थी या आपने मुंबई जाके ही वहाँ के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट? IHM का जो एग्ज़ाम होता है, इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू मैं थिंक कि मेडिकल का है या IITs का है. इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. ये है कि देयर फोकस इज़ मोर ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, एंड बाकी 10 तक की मैथ्स, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब रहता है. तो मैं ये कहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो. ओके, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है. दैट्स इट. मेरे जो है, मैंने बहुत सारे ऑलरेडी जो पढ़ाई कर रहे थे IHM में, उनसे फेसबुक के थ्रू रीच आउट किया, उनसे पूछा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कैसा क्या होता है. तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली. अभी तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है. 2014 में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. IHMs के बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था. ओके, अभी तो काफ़ी है. हमारे जबलपुर में भी एक IHM आ गया है, तो काफ़ी अच्छा है. अभी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है इस इंडस्ट्री की. आपके फादर ने हेल्प की IHM के बारे में बताने में आपको, या आपने खुद ही ये पता कैसे चला आपको? थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं. हम 6th स्टैंडर्ड तक पहुँचते हैं. फिर 6th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार अपने घर में बोला था कि मुझे शेफ़ बनना है. क्या सोच के? क्योंकि मैं बचपन से ही कुक कर रहा हूँ. ओके, एंड जैसा कि मैंने बोला, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था. मैं शुरू से अच्छा नहीं था. कभी मैं ये बोलूँ कि मैं इस क्लास तक अच्छा था फिर ख़राब हो गया, मैं कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं था. मेरा मन नहीं लगता था. तो कुकिंग वॉज समथिंग आई वॉज गुड एट. आई कंसिडर्ड माई सेल्फ गुड एट कुकिंग. तो मुझे यही लगा कि दिस वुड बी अ गुड करियर फॉर मी. और उस टाइम पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. तो पापा ने अपने साइड से रिसर्च किया, मैंने अपने साइड से रिसर्च किया. वी केम टू द कंक्लूजन दैट IHM मुंबई, IHM बैंगलोर या IHM दिल्ली, 3 ही हैं जो उस टाइम पे जाने लायक थे. और थोड़ा फिर जैसा मैंने बोला, मैंने सीनियर्स से पूछा, सबसे पूछा कि पढ़ाई क्या करनी है. सो दे टोल्ड मी कि 10 तक की मैथ्स, 10 तक का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, साइंस, ये सब पूछेंगे, एंड मेजर फोकस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज पे होगा. फिर मुझे कुछ बुक्स मिली, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स मिले, उनकी मैंने तैयारी करी. एंड आई गेस मैंने 1 साल में 12th से आप पकड़ लो, 12th से ग्रेजुएशन मतलब पासिंग आउट एंड एग्ज़ाम तक मैंने रोज़ 1 घंटा दिया होगा बस. क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे ऑलरेडी पता थी जो उसमें पूछ रहे थे. तो जो मेजर था, जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वाले क्वेश्चंस थे, वो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते था. यही है बस. उसके बाद जो है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे. उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. मतलब हमेशा आपके फादर जो रहे, आपने जो भी बताया कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने आपका साथ दिया ही कि हाँ आप कर सकते हो. इनफैक्ट उन्होंने आपके लिए रिसर्च भी की, जैसे आपने बताया कि और हम क्या बेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी सुनने में आया था. जैसे औरंगाबाद में ताज ग्रुप का ऑपरेटेड है IHM औरंगाबाद, और फिर वेलकम ग्रुप का मणिपाल यूनिवर्सिटी से टाई अप है. तो ये दोनों बहुत ही एक्सेप्शनल हैं, मतलब एजुकेशन के मामले में, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं था कि हम 4 साल में 32-35 लाख्स दें. एंड ROI के बारे में भी सोचना था कि दिस इंडस्ट्री डजंट पे दैट वेल. तो अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो हम कब तक रिकवर करते रहेंगे. तो बहुत सारे कंसिडरेशंस थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे रैंकिंग्स में IHM मुंबई ही टॉप कर रहा है इनफैक्ट. तो इट वाज वेरी लॉजिकल एंड इट मेड सेंस कि हम IHM मुंबई की तरफ ज़्यादा फोकस करें. एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद IHM मुंबई की लाइफ कैसी थी? एक्सपोजर कैसा था? मुंबई नगरी कैसी है? मैं अपनी लाइफ में अकेले रहने सबसे पहले बाहर निकला था और मुंबई पहुंच गया. समझ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम स्मॉल टाउनर हैं और हमेशा एक्सपोजर में रहते हैं, मतलब अपने लोगों के बीच में रहते हैं, एंड सडनली हम एक ऐसी जगह जाते हैं जो ओवर क्राउडेड है. क्या हुआ था कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, 14 जुलाई 2014 की बात है. गरीब रथ से हम लोग दादर पहुँचे थे, उतरे,
मैंने अपनी लाइफ में इतने लोग नहीं देखे थे, और ये 2014 की बात है। बिल्कुल नहीं देखे थे। मुझे लग रहा था कि ये इतने लोग होते भी हैं। 12th पास किया था, क्या सोचेगा इंसान। मैं कभी मुंबई नहीं गया हूँ, पर हाँ मैंने जितना भी देखा है, सुना है, जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि मुंबई एक्चुअल में कैसा है। मुंबई मेरी जान है, अच्छा। ठीक है। आई लव मुंबई। इट टेक्स टाइम फॉर दैट सिटी टू ग्रो ऑन यू। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सिटी पसंद नहीं आती है डिस्पाइट स्पेंडिंग 4-5 ईयर्स इन दैट। क्या होता है कि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करती है वो। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि मुंबई डजंट केयर हाउ यू फील। उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा भी कहते थे ये बात जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों से बात सुनी थी कि आप गिर जाओगे, आपके ऊपर से आदमी चल के चला जाएगा लेकिन आपको उठाएगा नहीं। ये थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, ऐसा नहीं होता है। मुंबई के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत कंसिडरेट हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि दे आर ऑल लिविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ राइट नाउ। तो एक टाइप की एम्पैथी है उनके तरी, एंड दे आर वेरी नाइस पीपल। मतलब रिलेट कर पाते हैं कि यार ये परेशान है तो। हाँ, मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं अभी मेंशन नहीं कर सकता हूँ, बट उसका जो क्रक्स है वो यही है कि पीपल आर वेरी पोलाइट, पीपल आर वेरी नाइस, दे आर हेल्पफुल। तो एक टाइम पे ज़रूर ऐसा माइंडसेट होगा कि आप गिर जाओगे, आपके ऊपर कोई चल के चला जाएगा, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। सेकेंडली अगर हम IHM मुंबई की लाइफ की बात करें तो मुझे बहुत एक डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल याद आ रहा है। ओरिएंटेशन था हमारे कॉलेज का, सब फॉर्म वॉर्म भर रहे थे लॉबी में बैठ के, एंड मेरे साइड में 2 लोग बैठ के फूड की बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहे हैं। दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश। मेरी इतनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थी कि मुझे समझ में आ रहा था कि इंग्लिश में बात हो रही है, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू मेक आउट एनी वर्ड्स दे वर सेइंग। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे लोगों के पास हेड स्टार्ट है, लोग आगे निकले हुए हैं ऑलरेडी, वो मेरे से 5-6 किलोमीटर आगे चल रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यही एक खुद को प्रॉमिस किया था कि बाय द टाइम आई ग्रेजुएट मैं खुद को इतना काबिल तो बना लूँगा कि कोई कुछ मेरे से पूछे तो मुझे जवाब देते आए। मैंने फिर बहुत पढ़ाई करी, मतलब अगेन पढ़ाई इन द सेंस मार्क्स वाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई इन द सेंस खुद की ग्रोथ की पढ़ाई। सो आई यूज़ टू स्टडी क्वाइट अ बिट। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, मज़े भी वर्क करता था, लेकिन मेरा गोल यही था कि मैं कहूँगा मेरा गोल बहुत साफ था, मुझे एक अच्छा शेफ़ बनना है। अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो आई डेंट हैव अ वेरी हाई सोशल लाइफ देयर। येस, द फ्रेंड्स दैट आई मेड देयर वर फॉर लाइफ टाइम। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अभी इंडिया में नहीं हैं, बाहर ही हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर आउटसाइड इंडिया राइट नाउ। काफ़ी अच्छा है, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें, बट टाइम जोन्स का फ़र्क रहता है तो कभी कभार लंबे समय तक बात नहीं हो पाती। सो IHM कितना 3 साल का होता है? हाँ, अभी बैचलर्स डिग्री जो थी वो BSc मिलती थी, एंड अभी क्या हो गया है कि सारे IHMs का JNU के साथ टाइप हो गया है, तो अब वो 4 साल की डिग्री होने वाली है। अच्छा, कमिंग नेक्स्ट ईयर से। हाँ, 3 साल बहुत अच्छे से निकले आपके। कुछ ऐसा आपको हर्डल्स भी मिले होंगे, कभी डिमोटिवेट भी हुए होंगे आप? जो बिग 3 ऑफ होटल इंडस्ट्री है, ताज, ओबरॉय, ITC, तीनों में नहीं हुआ मेरा। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारी कंपनीज़ में नहीं हुआ। तो बिफोर IHG मैंने क्रैक किया, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि मैंने क्या गलत किया इन सारे कैंपस प्लेसमेंट्स में कि मेरा नहीं हुआ। आई हैव नॉलेज, आई कैन कुक, और सब कुछ मैं मतलब एक इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों नहीं हुआ। IHG का जब इंटरव्यू आ रहा था तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया, मैं बिल्कुल ब्लैंक होके गया था। तो जैसे किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज़ होते हैं, GD होता है, PI होता है, टेक्निकल होता है, फिर हमारे उसमें एक ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में एक्चुअली कुक करके देना पड़ता है, एंड रेसिपी वो बताते हैं? नहीं, हमें वो डिश बताएंगे, हमें कुक करना है, और बेस्ड ऑन आवर स्किल्स वो असेस करते हैं। जैसे मास्टर शेफ इंडिया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रियलिटी शोज़ का एग्जैजरेशन अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि एक होटल में, उनकी कंपनी के होटल में वो बुलाएंगे और दे विल गिव अस सम डिशेस। अभी आजकल क्या होता है कि होटल्स पहले से मेल में डिशेस बता देते हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सको, और कुछ होटल्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, दे विल मे बी टेल यू टू मेक ग्रिल्ड फिश, सम सॉर्ट ऑफ सूप, सम सॉर्ट ऑफ सैलड, दैट्स ऑल। ठीक है, वो यही बोलते हैं कि जो आप बेस्ट बना सकते हो बनाओ। मेरा था हॉलीडे इन मुंबई में अंडर शेफ सुधीर पाई, ही इज़ अ लेजेंड इन इंडस्ट्री। तो उन्होंने मेरा असेसमेंट किया था बेसिकली। तो काफ़ी नर्वस था, बट खुद के स्किल्स पे भरोसा था। तो मैंने पूरा जो कहते हैं ना कि इम्पल्सिवली कुक किया, कोई मेथड यूज़ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जो सही लग रहा था करते जा रहा था। एंड ही लाइक द फैक्ट दैट मैंने कोई प्रेप नहीं किया, मैंने बस आई बॉल करके सब कुछ किया है। तो ही लाइक द फैक्ट, ही सेड कि आपका इंस्टिंक्ट अच्छा है,
एंड कमिंग फ्रॉम शेफ सुधीर पाई दैट मेंट अ लॉट एट दैट टाइम. आपका जो सिलेक्शन नहीं हुआ था 3 होटल चेन्स में, उसका गुस्सा था क्या इस इम्पल्सिव कैरेक्टर के पीछे? आई डोंट नो, मैं बस ये सोच रहा था कि मैंने इतना प्रिपेयर किया और मेरा नहीं हुआ. नाउ अब मुझे ऐसा लगा, मैं फ्री हो गया था बेसिकली मेंटली, कि अब जो होगा देखा जाएगा. अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक गुस्सा बिल्डअप हो जाता है कि यार मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, बट पता नहीं कहाँ पे लैक हो रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है. तो अब जो भी मुझे आता है या जो भी होगा एट प्रेजेंट मैं कर दूंगा. GD हुआ, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ, फिर असेसमेंट सेंटर राउंड होता है. असेसमेंट सेंटर राउंड में आपका साइकोमेट्री होती है बेसिकली. तो उसमें आपकी मेंटल कैपेसिटी चेक करने के लिए वो डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं आपको. रोल प्लेइंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसमें जो कॉर्पोरेट टीम होती है वो ये देखती है कि ये बंदा प्रेशर हैंडल कर पाएगा कि नहीं, बिकॉज होटल इंडस्ट्री गेट्स प्रेशराइजिंग. तो उसमें भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी फन एक्टिविटीज़ थी. मतलब इट डिडंट फील लाइक इट वाज एन एग्जाम और हमारा करियर लाइन पे. इट जस्ट फेल्ट दैट इट वी वर देयर फॉर सम फन. हमारे विंटर वेकेशन हो गए, हम लोग घर आ गए और मेरे पास मेल आता है कि आई गॉट सिलेक्टेड. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई. हम लोगों ने, मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी, घर पे पार्टी करी. सो वो जो आपके 4 मंथ्स 3 मंथ्स इंटर्नशिप के थे, ये उसके बाद हुआ था? नहीं, सो दिस हैपन्स ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. मतलब आधी कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है 4 महीने की, 17 हफ्तों की सोटू से. वो कैसी थी और वो कहाँ पे थी? वो JW मैरियट मुंबई शहर, जो नया बना हुआ है. अब उतना नया नहीं है बट कंपैरेटिवली नया है. वन ऑफ द बेस्ट होटल्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ. उससे अच्छा होटल है ही नहीं मेरे ख्याल से इंडिया में. इट इज़ ब्यूटिफुली मेड, वेरी प्रोफेशनल, एंड द रूम्स आर गुड, एंड you know the lobby and the restaurants, everything is like किसी ने बहुत प्यार से बनाया है उसको. और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस होटल में काम कर पाया. कैसा था वो फेज़? वो फेज़ काफ़ी एक्साइटिंग था. आप रोज़ कुछ नया सीख रहे थे. लोग चिल्लाते भी थे, लेकिन आप सोच रहे थे कि चलो ठीक है, कुछ सीख लिया, ऐसे नहीं करना है, ये सीख लिया. तो मैंने सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया था. उसमें हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन, सर्विस में मैंने बैंक्वेट्स में भी काम किया था, रेस्टोरेंट में भी काम किया था. और फिर किचन तो ऑब्वियसली किया ही, क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था. तो किचन में मेरे को बहुत सारे मेंटर्स मिले वहाँ पे. बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई. शेफ़ अमितेश, शेफ़ अनिकेत, शेफ़ नितिन, शेफ़ नीलेश, मैं सबको अभी तक याद करता हूँ. सबसे टच में हूँ, इसलिए टच में हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को वो नर्चर किया, जिससे मैं ये कहूँगा कि जैसा मैंने पहले बोला था कि इंटर्नशिप में जाके आपको पता चल जाता है कि ये करियर चूज़ करना है कि नहीं. उन्होंने इंश्योर किया कि मैं ये करियर चूज़ करूँ, क्योंकि वो मुझे डांटते भी बहुत थे. देयर इज़ अ रियलिटी ऑफ किचन लाइफ इन द वर्ल्ड कि लैंग्वेज इज़ नॉट वेरी पोलाइट. ओके, गाली गलौच होता है, सब कुछ होता है, वो भी मैंने बहुत सुना है. बट जो उसका पॉजिटिव मैंने लिया है, वो पॉजिटिव अभी तक मेरे साथ है. आपको लगता है कि आपका डेडिकेशन ही आपको इन सब चीज़ों को बेयर अप करने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप करना चाहते थे ये चीज़, इसलिए आप सहते गए? नहीं, देखिए, डेडिकेशन डज नॉट कट इट. आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी भी नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से डील करने का एक ही तरीका है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो. मुझे बहुत पहले से पता था, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले से पता था कि गाली गलौच होता है, पीपल कैन बी रूड, आप गलती करोगे आपको एकदम भयंकर तरीके से सुनाया जाएगा. तो मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन. एंड आई गेस मैं इंटर्न था, मैं सिर्फ सीख रहा था काम, तो इतना लोगों ने इतना भी ज़ोर से नहीं बोला, क्योंकि ऑल ऑफ दीज पीपल जिनका मैंने नाम लिया, दे आर करेंटली इन सम ऑफ द बेस्ट पोजीशंस इन द इंडस्ट्री. ओके, मतलब उनके पास अभी कोई कमी नहीं है. एंड स्टिल दे मेक टाइम कि अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं. तो मुझे लगता है कि मैंने उनके ऊपर भी एक इम्प्रेशन छोड़ा है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मुझसे बात भी कर पाते हैं. एंड इतने सारे इंटर्न्स के बाद भी आप याद हो उनको, दैट मीन्स कुछ तो इम्पैक्ट आपने छोड़ा है. आई वुड लाइक टू थिंक सो. जैसे अगर मैं हूँ, क्या होता है, जैसे आप हो, आप और मैं अगर फ्रेंड्स हैं, आपका तो इंटरेस्ट है कि मुझे IHM जाना है, उसके लिए आपने फ़ाइट करी, पर आपको देखकर अगर मैं ये चीज़ से इन्फ्लुएंस हूँ, जो कि होता ही है नॉर्मली कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँगा, तो इसके पीछे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो आपने मेंटली बना ली कि यार ऐसा होता है, तो मुझे इन चीज़ों को हर्डल से जस्ट पास करना है, और शायद मैं नहीं कर पाता वो चीज़, क्योंकि मैं आपको देख के जाता. देखिए, इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं. लेट्स जस्ट से कि एक होता है BOH और एक होता है FOH. FOH इज़ फ्रंट ऑफ द हाउस एंड BOH इज़ बैक ऑफ द हाउस. मैं ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री के 2 पार्ट ऐसे हैं कि FOH में सब कुछ अच्छा दिखता है, सब कुछ टॉप नॉच है, एवरीथिंग इज़ एस्थेटिक, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, पीपल आर वेल ड्रेस्ड, पीपल आर वेल ग्रूम्ड. ये FOH हो जाता है, ठीक है. BOH में क्या होता है? BOH इज़ द रियलिटी. How does a
होटल और अ रेस्टोरेंट और अ फूड एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअली वर्क। तो अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको ये नहीं देखना कि FOH कैसा है। इंजीनियरिंग में FOH क्या है कि गुड सैलरी, गुड वर्किंग आवर्स, वीकेंड्स ऑफ, ये सब वो सब है। BOH क्या है, कभी भी कॉल आ जाता है, कभी भी मीटिंग ले लेते हैं, सुबह सो के उठने की मीटिंग में बैठना पड़ रहा है। दैट इज़ द BOH, दैट इज़ द डाउन साइड, राइट। तो हर इंडस्ट्री का और मेरी इंडस्ट्री का खासकर फ्रंट साइड और मतलब अप साइड और डाउन साइड है। कोई भी इंडस्ट्री का अप साइड देख के अगर आप जा रहे हो उस इंडस्ट्री में तो मैं कहूँगा कि एक बार रिकन्सिडर करो, लोगों से पूछो, सीनियर से पूछो कि डाउन साइड क्या है इस इंडस्ट्री का, और अगर वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है डाउन साइड तभी आप उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे भी पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख के होटल मैनेजमेंट कर तो लिए, बट उसके बाद बोल रहे हैं अरे गाली बहुत पड़ती है और ये है, वर्किंग आवर्स लंबे हैं। मैंने बोला भाई ये तो है ही। मैं बस वही क्वेश्चन कर रहा था। जैसे मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो गया, मैं आपका फ्रेंड हूँ, इन्फ्लुएंस हुआ कि यार शुभांश यहाँ जा रहा है, मुंबई जाने का मौका मिलेगा, और इनकेस मेरा हो भी गया आपके साथ, मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, लेकिन आप तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो क्योंकि आपको वो चीज़ करनी है, पर मैं तो बस इन्फ्लुएंस होकर जा रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाऊँगा और मैं वो छोड़ूंगा, या फिर मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा कि यार इतना रूडली बात करते हैं, या मेंटली मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। यही मेरा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। लोगों के साथ ये चीज़ होती है, और ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, इंजीनियरिंग हो गया, कुछ भी, इवन BCom हो गया, कई बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस होकर करते हैं, तो ये होता है, इफेक्ट होता है। स्मॉल टाउनर्स जो होते हैं, मुंबई जैसी बिग सिटीज़ में जाते हैं, तो क्या वो डाइवर्ट होते हैं अपने गोल से? आप हुए थे क्या? देखिए, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच ट्रस्ट यू हैव इन योर सेल्फ। तब हमने भी पार्टीज़ करी हैं, हम भी पब्स गए हैं, हमने भी ऑल नाइटर्स मारे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि हम ये कितना रेगुलरली करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम हमको खुद से पूछना है कि हम जो गोल है हमारा, जो हमारा एम है, उससे डाइवर्ट तो नहीं हो रहे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे बैचमेट्स थे जो हो गए थे, एंड ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगा कि आप कितने भी बड़े शहर चले जाओ, अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो कोई भी बड़ा शहर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता। सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को हमेशा लूप में रखो, ठीक है। मैंने मुंबई की हर डे टू डे एक्टिविटीज़ मेरे पेरेंट्स को पता थी, मेरे वेयर अबाउट्स पता थे। मैं ड्रिंक करने भी जा रहा था तो मेरे पेरेंट्स को बताता था मैं, आई एम गोइंग टू अ पब, आई एम गोइंग टू डिस्को, दोस्तों के साथ ऑल नाइटर मार रहा हूँ, मरीन ड्राइव में बैठा हूँ, कुछ भी है, माई पेरेंट्स न्यू अबाउट इट। तो उससे एक सेफ्टी जो है ना, मेरे पेरेंट्स की सेफ्टी मेरे तक पहुँच जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उनको पता है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा फ्री हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स का कॉल आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा, मैंने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को बता दिया है। तो एक इंस्टेंस है, सो हमारे फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता था, सो वी हैड टू लुक फॉर अ PG, एंड जो मेरा PG था इट वाज अ गुड PG, बट मेरा लैंडलॉर्ड बहुत बेकार आदमी था। क्या हुआ था कि किसी का, मेरे रूममेट का बर्थडे था, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक चल रहा है, खाना खा रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं। माई लैंडलॉर्ड बार्ज्ड इन, क्लिक्ड माई फोटो ड्रिंकिंग, हैविंग अ ड्रिंक, बोला ये मैं तुम्हारे पापा को भेजूँगा। मैंने बोला भाई तो वो क्लीन बोल्ड हो गया, वो क्लीन बोल्ड हो गया। मतलब क्या तुम डरते नहीं हो अपने बाप से? उसने ऐसे ही बोला मेरे से। मैंने बोला नहीं, मैंने उनको बता दिया कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। वो चुपचाप चला गया था। किसी को आपके ऊपर पावर मत दो। अगर आप बाहर रह रहे हो, अगर आप अकेले रह रहे हो, तो मैं यही कहूँगा, और जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेगा जो जबलपुर में नहीं है, अकेले रहता है, मैं उसको यही बोलूँगा कि किसी को भी अपने ऊपर पावर मत दो। आप अपनी लाइफ जियो, बी इंडिपेंडेंट, बट ऑलवेज कीप योर फैमिली इन द लूप। उससे होगा क्या कि आपके ऊपर एक सेफ्टी नेट है कि कोई कुछ उल्टा सीधा आपके बारे में आपकी फैमिली को बताना भी जाएगा तो आपकी फैमिली को पता है कि सच क्या है। वो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्डअप नहीं होगा आपकी फैमिली में, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स द मोस्ट। इसके पीछे अगर जैसे आप बोल रहे हो कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आज मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे पेरेंट्स, एजुकेटेड हैं और ब्रॉड माइंडेड हैं, इसलिए वो समझ पाए। कई पेरेंट्स तो वापस भी बुला लेते हैं कि नहीं तुम ये सब नहीं करोगे वहाँ जाकर। क्या होता है कि आप अपने बेटे को या बेटी को बाहर क्यों भेजते हो? दुनियादारी सीखने के लिए। अगर सिर्फ पढ़ाना होता तो जबलपुर में या कोई भी अपने शहर में आप पढ़ा सकते थे, लेकिन दो कारण है बेसिकली बाहर भेजने के। अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई कर लेगा, दूसरा दुनियादारी सीख लेगा अकेले रह के। मैं मूर्ख नहीं बना गया, मैं बहुत मूर्ख बना हूँ, मुझे लंबे से मूर्ख बनाया लोगों ने, लेकिन मैं सीख गया ना कि कैसे मूर्ख नहीं बना जाता, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते उनका बेटा बहुत ज़्यादा दूर जाए, बेटी बहुत ज़्यादा दूर जाए। मैं उनको यही कहूँगा कि बड़े शहर की हवा लगना ज़रूरी है, बंदा या बंदी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी यही है। और ऑब्वियसली आप स्टैंड अप्स देखते हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस को यूट्यूब पे, जाकिर खान को आपने देखा है,
तो जैसे उन्होंने किसने सिखाया, नहीं देखा? मतलब कई लोग नहीं भी पसंद करते नॉनी उनको, भैया मेरे फेवरेट। अरे बस आने वाला है 25 अप्रैल को उनका सो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी, कभी पर्सनली तो नहीं मिला हूँ, और आप भी एज अ बड़े भाई हैं, तो आप लोग कहते हैं ना कि भाई अपनी जगह से, अपनी टेरिटरी से बाहर निकलो, जब अकेले पढ़ोगे ना तो सीखोगे कि कैसे डील करना है। तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, देखिए ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। लोग ये बोलेंगे कि मैं बताता हूँ कि क्या परसेप्शन बन सकता है। ये बन सकता है कि बाहर समझ में नहीं आया तो शुभांश वापस जबलपुर आ गया, अपने शहर की सेफ्टी नेट में रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, दैट इज़ द अम्ब्रेला व्यू। अब मैं बता सकता हूँ कि मैंने इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए अपने पूरे जो 6-7 साल में बाहर रहा उससे ज़्यादा मेहनत मैंने यहाँ पे करी है। मतलब मेरे लिए अभी भी ना कोई स्लीपिंग टाइम है, ना कोई वेकिंग टाइम है, ना कोई वर्किंग टाइम है। जब काम है तब काम है, तब आना है, ठीक है। मैं जब बाहर था मैं ये बोल सकता था अभी मेरी शिफ्ट नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। मैं ये बोल सकता था मेरा ऑफ है, मैं नहीं आऊँगा। मुझे अपना डिपार्टमेंट देखना था, रहता था बस। बाहर दूसरे की जगह क्या हो रहा है, गेस्ट खुश है कि नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। अपना खाना अच्छा बनाओ और शिफ्ट खत्म होते ही घर जाओ। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स एवरीवेयर। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं इसको। मैंने ये बिज़नेस खोल के, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिज़नेस खोल के मैंने 4 बार MBA कर लिया है। हाउ टू सेट अप अ बिज़नेस, फाइनेंसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, सब कुछ तो मैंने इस बिज़नेस करके सीखा ना। हाँ बिल्कुल, ओके। कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे इसमें शॉर्ट कमिंग है, उसमें शॉर्ट कमिंग है। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे रिसोर्सेज थे उसके बेसिस में हमने ये बिज़नेस डाला है, बट हमारे गोल्स, हमारे एम्बिशंस अभी भी उधर पे हैं, ओके, एंड हम वो अचीव करेंगे। कोई ये कहे कि हम अपने कंफर्ट जोन में, ये बहुत गलत चीज़ है। आप अपने शहर में भी कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स। आप कैसा सोच रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप कहाँ अपना कंफर्ट जोन मानते हो और कहाँ बाहर मानते हो, सब आपके ऊपर है। एज अ म्यूजिशियन एक बात करते हैं, एज अ म्यूजिशियन आप हिंदी स्पीकिंग हो, आपकी मदर टंग हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, आप हिंदी गाने सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हिंदी गाने होते हैं। बट अगर आप खुद को म्यूजिशियन मानते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। एंड नॉट जस्ट इंग्लिश, आप इंडिया में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में गाने बनते हैं, वो एक्सप्लोर करो। सो दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स हाउ यू ग्रो योर सेल्फ। इट अप्लाइज टू एवरी प्रोफेशन, इट अप्लाइज टू एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे IHM के बारे में आपसे पूछूंगा, इस फील्ड में क्या वर्क्स होते हैं, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग, क्या आपने डिग्री कर ली और आपने क्रैक भी कर लिया, अब आपकी जॉब भी हो गई है, तो अगर कोई आज भी अब तो खैर काफ़ी पता चल गया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इसके पर्क्स कितने मैक्सिमम जा सकते हैं, क्या क्या होता है? देखिए ये इंडस्ट्री आपका समय मांगती है फ्रॉम डे वन। आप उस चीज़ के लिए रेडी हो समय देने के लिए, तो फिर देयर इज़ नो लिमिट। हमारी इंडस्ट्री में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 5 CR CTC है। मेरी फर्स्ट सैलरी आपको बताता हूँ, ओके, दिस इज़ वेरी रियल। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 9,000 रुपये इन हैंड आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन ऑफ 3 years फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज। मेरी फर्स्ट सैलरी थी 9,000 रुपये, ओके। ये कब की बात है भैया? ये 2017 की बात है। अरे भाई, इन्फ्लेशन था, आ चुका था। यही है कि आपको समय देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हमारी इंडस्ट्री में फ्रेशर पे ज़्यादा फाइनेंशियली बैक नहीं करेगी, ठीक है, बट आप जितने स्किल्स एक्वायर करोगे, जितना समय, जितना एक्सपीरियंस लोगे, उतनी आपकी सैलरी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ओके। एक पॉइंट के बाद मनी स्टॉप्स मैटरिंग। आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं सेल्फ ग्रोथ के लिए कैसे काम करूँ। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप स्पेसिफिकली किचन लाइन में हो तो यू कैन एक्चुअली गेट फेमस। और किसी में मतलब फूड एंड बेवरेज में अगर आप जा रहे हो, मतलब सर्विस में बेसिकली, तो अनलेस आप अगेन प्रोडक्शन साइड देखते हो, या बारटेंडर हो, या सोमेलियर हो, वाइन एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा आपको रिकग्निशन इतना नहीं मिलता है। यू आर बाउंड टू योर कंपनी, ओके। आपको कंपनी में भले ही रिकग्निशन मिलेगा, लेकिन कंपनी से बाहर आप रिकग्नाइज नहीं किए जाओगे उतना। तो हमारी लाइन में अगर आपके ऊपर है कि आपके गोल्स क्या है, आप रिकग्निशन के लिए काम करना चाहते हो, पैसे के लिए काम करना चाहते हो, क्या गोल्स हैं आपके। ऑब्वियसली मतलब कभी भी आप कोई भी फील्ड में जाते हो तो यू शुड हैव अ सेट गोल इन माइंड कि आप करना क्या चाहते हो। यू व्हाट डू यू विश टू अचीव। अचीव का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई पोजीशन चाहिए, या मुझे क्या कहते हैं साल में एक अच्छा हॉलीडे चाहिए, या छुट्टी चाहिए, या फ्री टाइम चाहिए। दैट इज़ नॉट अचीवमेंट। अचीवमेंट ये है कि आपके पर्सनल गोल्स कैसे मैच कर रहे हैं आपके प्रोफेशनल गोल्स से। अगर वो एक सिनर्जी है तो आप आगे बढ़ के अच्छी जगह पहुंच सकते हो, क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड के साथ काम करने में हमेशा ग्रोथ होती है, और एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ काम करने में कभी ग्रोथ नहीं होती। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, इसको मैं सीख लिया हूँ आपसे क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों में इंडल्ज हूँ जिसमें मेरा फ्रस्ट्रेटेड माइंड है, तो मैं उतना
काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये कैफ़े 5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है इसको, एवरी डे इज़ ग्रेट? नहीं, हम क्योंकि मैं एज अ कस्टमर देखूं या आगे सामने से बाईपास कर रहा हूं तो आप मुझे छोटा भाई मानते हो? आप एज अ छोटा भाई सोचो, क्या एवरी डे एट न्यूयॉर्कर कैफ़े ग्रेट? नहीं, तब तो नहीं, क्योंकि पर्सनली हाँ ऊपर नीचे होता ही है, कर जाएगा ऊपर नीचे। ओके हमें बस ये देखना है, हमें मेंटल स्टेबिलिटी देखनी है अपनी, कि हम अच्छे दिनों में ओवर एक्साइटेड ना हो और बुरे दिनों में ओवर डिप्रेस्ड भी ना हो। एक स्टेबल माइंड के साथ काम करना रहता है। और कभी कभार क्या होता है कि एक ड्राई स्पेल आ जाती है, ऐसा भी नवरात्रि में हमारे लिए ड्राई स्पेल थी, बट मुझे पता है कि बेटर डेज आर कमिंग, तो मैं उस होप से करंट मूड को डिस्टर्ब नहीं होने देता। ये मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, और मतलब इट अप्लाइज टू एवरीवन, कि समय अच्छा हो या बुरा बदलता है। अच्छे समय में बहुत ज़्यादा चौड़े मत हो और बुरे समय में ज़्यादा चिंता मत करो। स्टेबल माइंड से काम करो, स्टेबल माइंड से जियो, बहुत आगे जाओगे। आपकी जो फर्स्ट जॉब थी वो आपने मतलब कितने टाइम तक की और उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी फर्स्ट जॉब थी इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के साथ, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग कंपनी। मैरियट के बाद इंटरकॉन का ही नाम लिया जाता है। अहमदाबाद वॉज अ वेरी पिक्यूलियर मार्केट। मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने अहमदाबाद में काम नहीं किया होता तो मैं जबलपुर में काम नहीं कर पाता, क्योंकि अहमदाबाद और जबलपुर का मार्केट और रादर टेस्ट प्रेफरेंस मोर और लेस सेम है। अच्छा, अहमदाबाद का कैसा है? दोनों जगह चटपटा खाना चाहिए। मैं इटालियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे भी मेरे को व्हाइट सॉस पास्ता में चिली फ्लेक डालने पड़ते थे। आप जब किसी कंपनी में काम करते हो ना, आप क्लाइंट को मना नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं थोड़ा दादागिरी कर लेता हूँ, बोल देता हूँ कि व्हाइट सॉस में मिर्ची नहीं आएगी, सॉरी आप रेड सॉस ले लो, बट मैं उधर कंपनी में नहीं बोल पाता था। तो कंपनी में जैसा जो मांग रहा है गेस्ट वैसा देना पड़ेगा। दे आर पेइंग अपवर्ड्स ऑफ 2000-3000 रुपीज़ पर हेड, तो वो हल्के लोग तो होंगे नहीं, तोप लोग होंगे, तो वो कहाँ जाके चोट करेंगे हमारी कंपनी को, वो हम नहीं जानते। एंड वी वर वेरी स्मॉल पॉन्स इन द कंपनी, ओके। तो हमें बस जो हमें सही लगता था हम वो करते थे, बट विद इन द स्फेयर ऑफ द कंपनी। हाँ, विद इन द स्फेयर ऑफ द कंपनी। हम लोगों ने इंडो जापान समिट में केटरिंग करी थी हमारे होटल ने, तो नरेंद्र मोदी जी और शिंजो आबे जी आए थे उस टाइम पे। एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपनी हमने थियरी पढ़ी थी इसकी, बट फर्स्ट टाइम मैंने स्टेट बैंक्वेट देखा था कैसा होता है। कैसा होता है वो? स्टेट बैंक्वेट में मिली सेकंड का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए सर्विस में। तो ऐसे एक टेबल है, उस टेबल में सब तोप बैठी हैं, मतलब उस टेबल में कोई बैठा है मतलब वो तोप है। ओके जो मेरा सिक्योरिटी क्लियरेंस था, आई कुड गो अप टू 30 फीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो 30 फीट में मेरे जस्ट बाजू में, मैं जिस टेबल को सर्व कर रहा था उसके जस्ट बाजू में उस टाइम की सीएम आनंदीबेन पटेल बैठी हुई थी। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कैसा था वो? सी पॉलिटिशियंस डोंट केयर अबाउट फूड, ओके, दे केयर अबाउट मल्टीपल थिंग्स। फूड इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन वॉट इज़ हैपनिंग इन द बैकवर्ड। तो हमने एक बहुत पिक्यूलियर सा गुजराती जापनीज़ फ्यूजन मेन्यू बनाया था, जिससे जो गुजराती पॉलिटिशियंस, मतलब जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, एंड मोदी जी थे, शिंजो आबे जी थे, उन सबको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए पसंद का। हालांकि मतलब इट इज़ अ वेरी कोर मेमोरी ऑफ माइंड राइट नाउ। उसका आईडी कार्ड, एक्सेस कार्ड अभी तक मैंने बहुत सहेज के रखा हुआ है। और फिर उसके बाद वी हैड द अपॉर्चुनिटी मल्टीपल टाइम्स टू कुक एट अदानी रेसिडेंस। तो अदानी रेसिडेंस में तो मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। वहाँ पे काफ़ी, मतलब आप ये कह लो कि मेरे कैफ़े से बड़ा उनका किचन था। कैसा था, मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा मैं उनसे डायरेक्टली तो नहीं मिला, मैं एक ही बार उनसे मिल पाया जब वो एक बार होटल में लंच करने आए थे, एंड ही केम ओवर टू थैंक द शेफ्स एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद जो उनकी डॉटर इन लॉ है उनसे मेरी 2-3 बार बात हुई है। काफ़ी अच्छी फैमिली है, दे आर वेरी जेनरस। एंड ऑब्वियसली एक परसेप्शन होता है जो न्यूज़ में चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बट इन रियलिटी आई फील दैट दे आर वेरी हम्बल पीपल, दे आर वेरी सिंपल पीपल। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के बेस्ट है? हाँ, नहीं एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, ये दोनों हाईलाइट है। जब मुझे बोला गया था कि आप लीड करोगे, मतलब मेरे पास कोई ऑफिशियल डिजिग्नेशन नहीं था लीड करने का, बट मुझे बोला गया था कि आप लीड करो, आप इटालियन कुजीन को आर्गुएबली ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो, तो आप लीड करो उस किचन को। जब से फिर मैंने जो है बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश करी, बट कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि बहुत सारे SOPs होते हैं जिनको कंसिडर करके चेंजेस किया जाते हैं। तो थोड़ा सा एक फ्रिक्शन भी थी कि वो चेंजेस ऑन पेपर हो जाते थे लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हो पाती थी। तो वो भी एक थोड़ा सा डाउनसाइड था कि मुझे लगता था कि मैं फुली क्रिएटिव नहीं हो पा रहा हूँ। और क्या होता था फिर कुछ स्पेशल ओकेशन में मल्टी कोर्स मेन्यू करवाते थे एज अ स्पेशल,
हमारे रेस्टोरेंट में, तो उसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते थे। तो मुझे लगता था कि अगर मुझे अपनी फुल पोटेंशियल को टैप करना है तो मुझे कभी ना कभी इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, होटल इंडस्ट्री सो टू से। तो कोइंसिडेंटली क्या हुआ था कि 2018 की बात है, अगस्त में मेरे पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया था एंड इट्स कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके ब्रेन की नस जो है हाँ उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने से इट बर्स्ट्स एंड इट कैन बी माइल्ड एंड इट कैन बी लीथल। ऑब्वियसली जब न्यूज़ पता चली तो इट ऑल लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल। हम लोग किसी तरह भागे, फ्लाइट राइट की टिकट करा के पहुँचे एंड उधर पे मैंने अपने फादर को ICU में देखा एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था अभी तक, एंड ही वाज लाइक ऑलवेज अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अस, बैकबोन फॉर यू ऑब्वियसली। हाँ, उनको ऐसे कंडीशन में देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बाहर मेरा भाई भी आ गया था बैंगलोर से, तो उससे बात ऐसे ही कर रहे थे। तो मैंने बोला कि क्या करना है अभी तो पापा डिस्चार्ज होके, मतलब इट वाज नॉट दैट सीरियस, डॉक्टर अश्योर्ड अस कि कुछ नहीं होगा, दवाई से ठीक हो जाएंगे। तो मैंने अपने भाई से बात करी कि अभी क्या करना है, मतलब व्हाट शुड वी डू। पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे, विल गो बैक टू वर्क, तुम वापस चले जाओगे, मैं वापस चले जाऊँगा, बट घर का क्या करेंगे। तो भैया ने बोला कि देखेंगे, विल सी व्हाट वी कैन डू, अभी तो सब पापा के बारे में सोचते हैं। बट मेरे दिमाग में वो एक थॉट हमेशा रहा और मेरा प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो गया था उस पॉइंट के बाद वर्क में। मैं कॉन्स्टेंटली ये सोच रहा था, घर के बारे में सोचता रहता था। फिर एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत ऐसा फील कर रहा था कि घर को मेरी ज़रूरत है, माई फैमिली नीड्स मी। 4 दिसंबर 2018 को आई हैंडेड माई रेजिग्नेशन एंड 6 जनवरी आई वॉज ऑन अ ट्रेन बैक टू जबलपुर। अच्छा, तो ये रीज़न था आपका? मल्टीपल रीजंस थे, मैं ये नहीं कहूँगा यही रीज़न था, मल्टीपल रीजन थे। दिस वॉज अ बिग रीज़न बट देयर वर अदर रीजंस एज वेल। सो आफ्टर योर जॉब ये बिज़नेस का आपने कैसे सोचा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं 5 या 6 जनवरी को वापस आ गया था और फिर जो है यही डिस्कशन हुआ कि क्या करना है। अब 1-2 महीने तो मैंने छुट्टी मनाई, बढ़िया घर पे रहा, एंजॉय किया, चिल किया थोड़ा सा। जो 5 साल से मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया था उसको एंजॉय किया। फिर क्या हुआ कि बात आई कि अब करना क्या है, बस मैं 23 था, हाँ बहुत यंग एज थी मेरी भी, तो इतनी कम एज में घर पे बैठना अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने अपने पापा को बोला, माय फादर इज़ वेल कनेक्टेड, जबलपुर के सारे बड़े लोगों से उनका टच है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये होटल्स के ओनर्स को जानते हो, विजन महल, सत्य अशोका, जैक्सन, इन सब के ओनर्स को जानते हो, आप मुझे कहीं लगवा दो। आई डोंट नीड मनी, मेरे को सिर्फ काम करना है, हाँ ठीक है, मुझे पैसे का कुछ नहीं है, मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ काम करना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा किस फ्री में छोड़ो, तुम किसी के लिए भी अभी क्यों काम करो, आए हो कुछ सोचते हैं अपन, करते हैं कुछ। एक आइडिया ये आया कि हमें कुछ काठी रोल से रिलेटेड करना चाहिए। उस टाइम पे जबलपुर में काठी रोल नहीं मिलते थे, तो उसके अराउंड हमने एक बिज़नेस मॉडल डेवलप करना शुरू किया। इन बिटवीन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने विश्व की 2 सबसे बड़ी होटल कंपनीज़ में काम किया हुआ है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स चलाए हैं, बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट किया है। काठी रोल्स वुड बी अंडर यूटिलाइजिंग व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई नो। तो फिर हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि जबलपुर में कैफ़ेज़ अच्छे नहीं है, तो अगर हम एक ऐसा कैफ़े डालें जिसकी कोजी वाइब हो, एक लेड बैक अप्रोच हो, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो और लोग एट होम फील करें, तो शायद वो चल सकता है। फिर बात है खाना क्या बनेगी, व्हाट विल बी सेल। मैंने मुंबई के और अहमदाबाद के कैफ़ेज़ देखे हुए थे, तो मुझे पता था कि कैफ़ेज़ में किस टाइप का खाना होता है यूजुअली। जबलपुर में तो क्या है, जबलपुर में लोग रोटी सब्ज़ी भी बेचने लगते हैं, हाँ नान भी लग रही है, बटर पनीर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट मैं चाहता था कि जो कैफ़े का एटमॉस्फेयर है वो कैफ़े का ही एटमॉस्फेयर हो, रेस्टोरेंट ना बन जाए वो। सो हमने उस पर थोड़ा सा वर्क किया, मैंने काफ़ी मार्केट रिसर्च किया। उस टाइम पे जबलपुर में कुछ 95 to 100 छोटे बड़े कैफ़ेज़ थे, सारे विज़िट करे, कुछ ना कुछ ऑर्डर किया, वाइब चेक किया, सब कुछ देखा। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वेस्टर्न फूड की कमी है, वेस्टर्न फूड की सीरियसली कमी है, और ऐसे लोग होंगे जो अच्छा वेस्टर्न फूड खाना चाहते हैं। यही डिसाइड किया कि एक अमेरिकन थीम्ड कैफ़े जो इटालियन अमेरिकन फूड को सेलिब्रेट करता है, तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट था सोटू से। उसमें ऑब्वियसली कैफ़े रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी, कॉफ़ीज़, शेक्स, मॉकटेल्स एंड फिंगर फूड्स, राइट। तो जब हमने ये कैफ़े के ऊपर काम करना शुरू किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि प्राइसिंग
एक मेजर फैक्टर होगा क्योंकि छोटा शहर है। तो हमने प्राइसिंग अकॉर्डिंगली रखी कि हम मासेस को टारगेट कर सकें या स्टूडेंट क्राउड को टारगेट कर सकें। हमने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि स्टूडेंट क्राउड के पास भी पैसे नहीं है। तो क्या होता था कि 8 लोग आते थे, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे, एक स्लाइस खा के चले जाते थे। बिल कितना बना? 180 रुपये। 8 लोग आपके गए, AC चला, सर्विस हुई, सब इंग्लिश में बात हुई, सब कुछ। तो ये सोचा कि ये थोड़ा सा मॉडल अनसस्टेनेबल लग रहा है। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड नहीं कर पाए, कोविड आ गया। कोविड में काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला क्योंकि और कुछ टाइम करने को था नहीं। 15-20 दिन तो खूब मौज हुई है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, हमने बहुत मौज करी। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डायबिटिक एंड ब्लड प्रेशर है, तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हमने दे दिए थे कि जो कुछ करना है हम करेंगे, आप घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। मैंने एसेंशियल सर्विसेज का कार्ड मुझे मिल गया था क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना था, तो मैं बाहर निकल सकता था। तो मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो फर्स्ट वेव तो चलो आई गई हो गई, ठीक है। उधर पे मेजरली लोग थोड़े सीरियस भी नहीं थे, और बाय द टाइम एक्चुअली इम्पैक्ट दिखने लगा था, सेकंड वेव आ गई थी। सेकंड वेव बहुत डेडली थी, मतलब मेरी ही पहचान के मेरी अपनी फैमिली में कुछ डेथ्स हुई उसमें। बट मैं था बैंगलोर में। मेरे भाई ने बोला था कि जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगने के जस्ट पहले उसने मेरे को बैंगलोर बुला लिया था कि बोला कि भाई अब तुम्हारा कैफ़े तो बंद ही है, आ जाओ थोड़ा चिल कर लो। वहाँ पहुँच के मैं फंस गया क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग गए। मम्मी पापा इधर जबलपुर में, मैं और भैया बैंगलोर में। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो हमने सबसे लॉजिकल चीज़ यही करी कि हमने खाना शुरू किया। बैंगलोर को जितना होम डिलीवरी से हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने किया। मतलब भैया एंजॉय करने के मूड से खा रहा था, मैं एक्सप्लोर करने के मूड से खा रहा था कि मैं क्या चीज़ जबलपुर में रेप्लिकेट कर सकता हूँ या क्या चीज़ हम जबलपुर में लाके सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके बेसिस पे हमने एक मेन्यू डिज़ाइन किया जो काफ़ी अग्रेसिव होने वाला था, इन द सेंस कि फ्रॉम 74 डिशेस इंक्लूडिंग मॉकटेल्स जो हमारे प्रीवियस मेन्यू में थी, हम लोग सीधे 300+ डिशेस पे जा रहे थे। इट वॉज़ अ ह्यूमंगस टास्क टू मैनेज, बट ये हमारे लिए नाउ और नेवर वाली सिचुएशन थी। अगर हम इस पॉइंट के बाद ऊपर नहीं उठते तो वी वुड हैव डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। जिस दिन 4 जून को लॉकडाउन उठा है, मेरे बैंक में 500 रुपये थे बस। और ये जो कैफ़े आपने ओपन किया, ये रेंटेड स्पेस है? ये रेंटेड स्पेस है। हमारा दिन का खर्चा बाय हुक और क्रुक 5,000 रुपये हमको निकालना रहता है। मेरे बैंक में 500 रुपये थे बस। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। इट वॉज अ रिस्क दैट वी हैड टू टेक इफ़ वी वांटेड दिस टू सर्वाइव। और क्या हुआ कि वो सेकंड लॉकडाउन के टाइम पे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, उनको बाहर निकलना ही निकलना। मैं खुद पर्सनली, और ऑब्वियसली जो बड़े शहरों में रहते हैं वो सब जबलपुर आए हुए थे अपने होम टाउन, तो उसका हमें ये फ़ायदा मिला कि वो जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग बाहर निकले हैं, जैसी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई, हमें इनिशियली जो जंप मिलना चाहिए था वो मिल गया। और फिर लोगों को खाना अच्छा लगा, दे बिकेम रिपीट कस्टमर्स, एंड फिर उसके बाद से हमने मुड़ के नहीं देखा वापस। वी हैव ऑलवेज बिन, फ्रॉम दैट पॉइंट हम लोग प्रॉफिट मेकिंग थे। फ्रॉम दैट पॉइंट हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में थे कि हम खुद को कह सकते थे कि वी आर कंफर्टेबल। और उसकी वजह से एक मोटिवेशन ये मिला कि जबलपुर को नई डिशेस समझ में आएगी। तो हमने एक और नया अप्रोच स्टार्ट किया जिसको कहते हैं हम लोग सीजनल मेन्यू। तो हर 4 महीने में हम मेन्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग 300 डिशेस पीपल डू टेंड टू गेट बोर्ड। लोग बोर ना हो उसके लिए हमने मेन्यू को कॉन्स्टेंटली चेंज करना शुरू किया, एंड इट हैज़ ऑल्सो बिन लाइक वेरी गुड एक्सपेरिमेंट ऑफ आवर्स, क्योंकि ये सिर्फ बड़े शहरों के बड़े रेस्टोरेंट्स ही करते हैं सीजनल मेन्यूज़। आई गेस वी आर द ओनली वन इन जबलपुर जो इतनी फ्रीक्वेंटली मेन्यू चेंज करता है। फाइन डाइनिंग की बात करें तो वी, आई थिंक, मतलब आप मेरे जो है व्यूअर्स भी करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वी आर द ओनली रेस्टोरेंट और कैफ़े इन MP आई गेस जिसने 12 कोर्स मेन्यू सीटिंग करी है। एक बंदा 12 कोर्सेज खा रहा है, ऐसे 12 लोग बैठे हुए थे। तो कितने डिशेज़ हो गए? 144 इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स हमने 144 डिशेस सर्व करे थे। तो ये सब अचीवमेंट्स तभी हो पाती हैं जब हमारे क्लाइंट्स का सपोर्ट हो, जब हमारे कस्टमर्स हम पे इतना ट्रस्ट करें। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर हम भी कमर्शलाइज़ करना शुरू कर देंगे, और फिर कमर्शलाइज़ कर देंगे तो फिर वी आर जस्ट अनदर कैफ़े। हाँ, मतलब फिर डिफरेंशिएट क्या करेगा? सही बात है। तो यही है, मतलब द जर्नी हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर। अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, बट आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे। मुझे लगता है कि ये 5 साल जो मैंने इस कैफ़े में बिताए हैं, जो सीखा है, वो मैं 15 साल इंडस्ट्री में रह के भी नहीं सीख पाता। तो जो मुझे पर्सनल ग्रोथ इस कैफ़े के थ्रू मिली है वो भी काफ़ी अच्छी है, वो भी काफ़ी मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। आपको, मतलब आपसे बात करके मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि आपको ना
जॉब करने से भी दिक्कत नहीं थी और अपने बिजनेस से भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये काम करना चाहते थे। अभी क्या हो गया है, बाइफर्केशन हो गया है। कुछ लोगों को जॉब करनी है, मतलब 10% को अब जॉब करनी है, 90% को बिज़नेस करना है या खुद का स्टार्टअप करना है। तो उस वजह से यहाँ पे जो है वो फेल ज़्यादा हो रहे हैं, लोग डिमोटिवेट ज़्यादा हो रहे हैं स्टार्टअप्स में, बिज़नेस में। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप, क्योंकि आपने जॉब भी की है, एक वो फेज़ भी देखा है, और फिर आपने बिज़नेस का जॉब भी थोड़ा सा बताया, आपका क्या प्रेफरेंस है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि एक मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। भेड़ चाल चलना बहुत आसान होता है। सामने वाला स्टार्टअप कर रहा है, हम भी स्टार्टअप करेंगे। हाँ, सामने वाला जॉब कर रहा है, हम भी जॉब करेंगे। उसको लेके, उस जॉब को लेके, उस स्टार्टअप या बिजनेस को लेके क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। एवरीथिंग वर्क्स। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जिस माइंडसेट से काम कर रहे हो और आपके एम्बिशन क्या हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके बेसिस पे अगर आप अपने करियर डिसीजंस लोगे ना तो आप बहुत खुश रहोगे। सिर्फ इसलिए कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ IIT। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, आपने ऑल इंडिया रैंक ला के आप अपने ब्रांच का जो बेस्ट IIT है आप उधर चले गए। ठीक है, वहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे तो सब फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि पढ़ाई इतनी कर ली, कभी जी नहीं पाए। हाँ, है ना? हाँ। और फिर उसके बाद जो है आपको रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू, बट आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपके पास कोई होप नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो आप फिर झक मार के कंटिन्यू करते हो इंजीनियरिंग। हाँ, ओके। और फिर उसके बाद आपकी जॉब नहीं लगी, या चलो IIT से वो जॉब लग गई, किसी को आपको खुशी नहीं मिल रही, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। फिर आप सोचते हो कि चलो मैं MBA कर लेता हूँ, दैट्स द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। MBA किया, आपने पढ़ाई करी, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, IIT निकाला, ऑब्वियसली पढ़ाई में अच्छे हो, आपने IIM क्रैक कर लिया। IIM क्रैक करके आपको रियलाइज़ हुआ यार ये मैनेजमेंट इज़ नॉट फॉर मी यार। बट अब आपने इतनी फीस दे दी है, बोला कि चलो 2 साल और निकाल लेते हैं। आपने 2 साल और निकाल लिया, आप एक बहुत तगड़े मैनेजमेंट फर्म में या बहुत तगड़े फाइनेंशियल या ऐसे टाइप के फर्म में आपको मिल गया, सैलरी अच्छी मिल रही है आपको। मैं बोला कि यार सैलरी अच्छी है यार, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं। बट यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। आपके बैंक में 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, अगर आप खुश नहीं हो, ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने एक्चुअली सोचा कि मुझे करना क्या है। आपने सोचा कि यार मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ और साइंस में भी अच्छा हूँ, बट मैथ्स एंड फिज़िक्स मेरे बस का नहीं लग रहा मुझे, ऑल्दो मैं मार्क्स ले आता हूँ उसमें। व्हाट इफ़ आई वेंट फॉर रिसर्च, या व्हाट इफ़ आई वेंट फॉर समथिंग मोर टुवर्ड्स साइंस एंड लेस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। वहाँ पे आपको चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ने मिला, इन डेप्थ सीखने मिला कि चीज़ें एक्चुअली ऐसे काम क्यों करती हैं। वहाँ पे आपको पता चला कि इस चीज़ के पे रिसर्च नहीं हुआ है ज़्यादा। आपने उस टॉपिक को पकड़ा और उस पर रिसर्च करना चालू किया, आपका PhD हो गया। आपका PhD हो गया, आप गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट फर्म को या इवन इंटरनेशनली आप लोगों की हेल्प कर रहे हो थ्रू योर रिसर्च। एंड आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे काम से एक्चुअल इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी को। एंड आपके मन में काम करते करते एक स्माइल है। नहीं मिल रहा आपको 5 लाख रुपए महीना, लेकिन आप खुश हो। सिमिलरली अगर हम इसको जॉब वर्सेस बिजनेस में देखें तो सेम चीज़ है कि आपको पहले सोचना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ इसलिए मैं शेफ़ बनूंगा, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग ट्रैजेक्टरी टू टेक। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ तो शायद से मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स before you actually decide on being a chef or decide on being a bartender or whatever, okay? हमेशा pros and cons सोचो। pros हमेशा आपको लगेगा कि यार ये तो exciting है, बट कॉन्स आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखेगा क्योंकि भाई ये डाउन साइड है, आपको इसके बारे में सोचना है। अब स्टार्टअप्स, भले ही मैं सू हो जाऊँ लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि स्टार्टअप्स हैव इट रॉन्ग। स्टार्टअप्स फंडिंग के पीछे भाग रहे हैं, रेवेन्यू के पीछे नहीं भाग रहे। बिल्कुल, किसी और के पैसे से अपना बिजनेस आप नहीं चला सकते। आपको अपना बिजनेस चलाना है तो खुद पैसा कमाना पड़ेगा। ओके, आप रेवेन्यू बेस्ड मॉडल वाले स्टार्टअप्स अगर बनाओगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो। आपकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी। रादर देन अभी क्या हो रहा है कि फंडिंग आई, कैश बर्न करना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे ऑफर चला दिया एकदम डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग करके, और फिर उसके बाद फंडिंग ख़त्म हो गई तो इनकी हवा निकल गई, शेयर्स डाइल्यूट हुए, वो अलग। फिर आप इतने बड़े हो जाते हो कि आपको अपने स्टाफ को पैसे देने के लिए लोन लेना पड़ता है। हाँ। और अगर आपके पास एक रेवेन्यू बेस्ड मॉडल होता कि हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन आर रेवेन्यू हम उतना स्टाफ रख रहे हैं, हम उतनी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, औकात में रह रहे हैं, हाँ, तो फिर आप पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो। हमने बहुत प्राइम एग्जांपल देखा है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, जो डाउनफॉल हो गया है जिसका। सो उसका मेजर रीज़न यही है, फंडिंग। ये डाउन साइड है स्टार्टअप्स का। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। बीइंग अ शेफ, आपका सबसे फेवरेट क्यूजीन कौन सा है
जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है? इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर रहने वाला है। देखिए, किसी भी शेफ़ का कोई फेवरेट कुजीन नहीं होता है। इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन हिज किड्स। दैट बीइंग सेड, मैं ये कहूँगा कि मेरा लाइफ लॉन्ग लव है इंडियन कुजीन, ठीक है, विच इज़ वेरी पिक्यूलियर टू लिसन टू सम ऑफ द पीपल जो मुझे इतने अच्छे से नहीं जानते हैं कि भाई इंडियन कुजीन इसका लाइफ लॉन्ग लव है, तो ये कॉन्टिनेंटल कैफ़े क्यों चला रहा है। इसका कारण ये है कि देर आर सर्टन टेक्निक्स एंड स्किल्स दैट एग्जिस्ट इंटरनेशनली बट नॉट इन इंडिया। मैं उन स्किल्स को सीखना चाहता हूँ पहले। आई थिंक इन अ फ्यू ईयर्स आई विल मूव टू इंडियन कुजीन, बट मैं इंडियन कुजीन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई लुक एट इंडियन कुजीन, आई सी फ्लॉज इन इट। मैं ऐसे गिना नहीं सकता, बट वो फ्लॉज शायद मैं किसी और शेफ़ को बताऊँगा तो शायद उसको समझ में आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो इंटरनेशनल टेक्निक्स को यूज़ कर मैं उन फ्लॉज को फुलफिल करूँ। आई वॉन्ट टू मेक इंडियन कुजीन परफेक्ट। लाइक लोग फ्रेंच कुजीन को परफेक्ट बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं। इंडियन कुजीन स्टैंडर्डाइज नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बट देर आर फ्लॉज इन इंडियन कुजीन विच आई थिंक एक सर्टन लॉजिकल माइंडसेट से अगर हम काम करेंगे तो उसको फुलफिल कर सकते हैं। हमने बहुत सारी बातें की, आपको कैसा लगा? देखिए, मैं थोड़ा सा अप्रीहेंसिव था इस पॉडकास्ट को लेके, थोड़ा नर्वस भी था। आई गेस थोड़ा सा रात में सोया कम ही, बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, थोड़ा सा नर्वस था कि क्या बातें होने वाली क्या है। बट आई एम हैप्पी दैट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड वर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल पुट आउट। एंड मुझे ये कभी नहीं लगा कि कैमरास लगे हैं या ऐसा कुछ है। आई एम जस्ट टॉकिंग टू समवन एंड लकीली दैट समवन इज़ लाइक माई लिटिल ब्रदर। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मेरे थॉट्स पसंद आएंगे। एंड आई होप कि मोर पीपल जॉइन दिस इंडस्ट्री बिकॉज वी नीड गुड पीपल इन दिस इंडस्ट्री। मैं बस इतना कहूँगा कि बी क्लियर, अपना माइंड क्लियर रखो कि करना क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच शुभांश भैया, और मैं सुभाष सर भी बोल सकता हूँ और भैया भी बोल सकता हूँ। मैं थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता हूँ तो इसलिए मैं भैया बोलने लग जाता हूँ। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मैंने आज पर्सनली बहुत सारी बातें सीखी, और मेरे लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे वो बहुत लर्निंग वाले रहे। मैं इन चीज़ों को अप्लाई करूँगा। मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना था और इस इंडस्ट्री के बारे में जानना था बेसिकली, कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। और आपके थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारी ऑडियंस जो है उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। आगे फिर आपके साथ जब आप बता रहे हैं कि जब आप इंडियन कुजीन में चीज़ों को करेंगे, तब मैं फिर से एक पॉडकास्ट करूँगा आपके साथ।